और दक्षिण आसिया के उस प्रोजेक्ट को लेकर 1 साल वो पाकिस्तान में रही और फिर वो 12-13 में इंडिया में आई और तब से वो काम करी और फिर उन्होंने 15 में एक नई नौकरी ले ली। बहुत ही एक सी ग्रेड बॉलीवुड सिनेमा बना रहे हैं जिसका रिलीज डेट उन्होंने 10 सितंबर को दिया है, जो पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाला है। असम के लोगों को ये सब पता है कि अगर उनके आरोप के अनुसार कुछ हमने गलत किया, मेरी धर्मपत्नी या मैंने गैर कानूनी किया, तो पिछले 11-12 साल से किसकी सरकार है? पिछले 11-12 साल से केंद्र सरकार, केंद्रीय जांच एजेंसी क्या कर रही है? हम तो मांग करते हैं कि इसको लेकर एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 राज्यों का सवाल है। असम में है, मेघालय में है, इस जो नेक्सस है, विदाउट पॉलिटिकल प्रोटेक्शन from state and center, this would not have been possible, and therefore we demand a CBI inquiry. And this shows the menace of coal, despite rat hole mining being banned, despite rat hole mining being seized. This just shows the fact that all this was made public, and yet the state government has taken no action. That means some politically important people, PIP, politically important persons, are involved in this, and that is why they don't want to take more action. दोस्तों, आज का जो प्रेस वार्तालाप है वो उत्तर पूर्वांचल के साथ जुड़ा हुआ है और हाल में ही उत्तर पूर्वांचल को लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट को संबोधित किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के बातों का उल्लेख किया गया, उद्योग का उल्लेख किया गया, निवेश का विवरण किया गया, लेकिन ये सब ज़मीनी हालात से परे हैं। ज़मीनी हालात विशेष रूप से उत्तर पूर्वांचल की बहुत ही चिंताजनक है। आज 2 बड़े बीमारियों ने उत्तर पूर्वांचल को जकड़ रखा है। पहला है अवैध कोयला और दूसरा है नशीली पदार्थ, नारकोटिक्स। अब मैं कुछ चीज़ें, कुछ बातें आपके सामने रखूंगा जिससे साफ साफ पता चलता है कि बीजेपी के छत्रछाया में उत्तर पूर्वांचल किस प्रकार से अवैध कोयला और नशीली पदार्थों का अवैध व्यापार का एक हब बन चुका है। शुरुआत करूंगा कोयला से, और बहुत ही एक विचित्र काम इस साल के अप्रैल महीने में हुआ। 24 तारीख को ईडी ने विभिन्न जगहों पर छापे मारे। वे हैं जगदीगितिम, नौगाल बिब्रा, जडुगोफा, मार्गरीटा, गुवाहाटी। ये स्थान मेघालय और गुवाहाटी में हैं। और ये छापे मारने के बाद उन्होंने, मतलब ईडी ने 25 तारीख को एक प्रेस रिलीज जारी की। इस प्रेस रिलीज में किस प्रकार का अवैध कोयला का एक सिंडिकेट नेक्सस मेघालय, असम में चल रहा है, उसका विवरण ईडी ने किया है। सिंडिकेट शब्द का इस्तेमाल तक उन्होंने किया है। अपने प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि ईडी इन्वेस्टिगेशन further revealed that a syndicate having persons from Meghalaya and Assam is in charge of ensuring that the trucks containing illegal coal clear the borders of Meghalaya and enter into Assam
without any checking, restrictions, where papers were prepared to show this as legally mined coal. The syndicate used to charge rupees 1.27 lakh to rupees 1.5 lakh per truck from the mine owners in the name of commission patronage in cash. The illegal mined coal was stored at depots located at Jogiofa in Assam. In a subsequent para, it further states, it is further revealed that the cash so generated in the process was collected by the syndicate and was being stored at the places of the cash handlers. These cash handlers were searched and diaries containing cash in out was also seized. It was further revealed that the coal mine owners and the syndicate people used to coordinate with illegal coal mine operators in Margarita, Tinsukia to make it appear to be mined from legally sourced miners. Last May, during the search, cash of rupees 1.58 crore, digital devices like laptops, mobile phones, and 2 high-end vehicles suspected to be purchased out of the proceeds of crime was seized. तो हमने तो सबसे पहले स्वागत किया, क्योंकि यही बातें बार बार कांग्रेस पार्टी उठाती रही है कि अवैध कोयला का धंधा चल रहा है। इसको हमने सदन के अंदर भी उठाया, इसको हमने सदन के बाहर भी उठाया। तो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि ईडी ने ऐसा काम किया, हमने इसका स्वागत किया, क्योंकि ये बातें असम के मुख्यमंत्री के बातों को झूठा साबित किया। क्योंकि असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई अवैध कोयला का व्यापार हो ही नहीं रहा, कोई अवैध कोयला है ही नहीं, सब जायज है। तो सरकारी एक तंत्र ने मुख्यमंत्री को झूठा साबित किया, तो इसका तो हमने स्वागत किया। लेकिन जब इसके पश्चात कोई जांच नहीं, इसके पश्चात कोई एसआईटी नहीं, इसके पश्चात कोई अरेस्ट नहीं, तब हमारा संदेह ईडी की तरफ भी गया कि क्या ईडी वास्तव में लोगों को गिरफ्तार करना चाहती है, या जब उन्होंने कहा ड्यूरिंग द सर्च कैश ऑफ रुपीज 1.58 करोड़ वॉज सीज्ड, वहीं तक उनका काम सीमित हो गया। क्योंकि अवैध कोयला की बात बार बार उत्तर पूर्वांचल में उठती है। इस साल के शुरुआत में जनवरी में आपको याद होगा, लगभग 40 दिन राज्य सरकार, केंद्र सरकार असम के उमरांगसाओ अंचल में 6-7 श्रमिक जो अवैध रैटहोल माइन में फंस गए थे, उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 40 दिन लगे, 44 डेज टू बी प्रिसाइज। और तब जाके उनके मृतकों की लाश निकली और इल्लीगल रैटहोल माइन पता चला। और जनवरी के बाद जब राज्य सरकार ने एक एसआईटी बनाई, जांच की, तो पता चला कि लगभग 245 इल्लीगल रैटहोल माइंस असम में चल रहे हैं और ये इल्लीगल रैटहोल माइंस बंद कर दिए। हमने उसका स्वागत किया, लेकिन उसके पश्चात किसकी छत्र छाया में ये इल्लीगल रैटहोल माइनिंग हुए? जिला प्रशासन, जिला पुलिस क्या कर रही थी? माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट क्या कर रहे थे? और हमको लगा कि अवैध कोयला शायद अब बंद हो गया होगा, कि जब 250 रैटहोल माइंस बंद हुए, सीज हुए। लेकिन जब ईडी का यह छापा 4 तारीख को, मई के अप्रैल के 25 तारीख को हुआ, तो हमको पता चला कि नहीं, जनवरी के बाद अगर जब्त भी हुए कोई इल्लीगल रैटहोल माइंस,
अभी भी उत्तर पूर्वांचल में, असम, मेघालय में ये चल रहा है। तो क्या मकसद सिर्फ एक्सटॉर्शन का है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि चुनाव आते हैं, किसी कंपनी पर आईटी रेड होता है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा थोड़ा बीजेपी को सहायता देता है और उसको फिर ठेका मिल जाता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और फिर सब साफ हो जाता है, सब वाइट वॉश हो जाता है। तो क्या ये जो कार्रवाई हुई ये बस 1.5 करोड़ रुपए तक जब्त करने तक ही सीमित रहेगी? क्यों इस पर राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की? क्यों इस पर केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की? क्या यह है नेडा का काम? असम, मेघालय से यही काम हो रहा है? यही है वास्तविक स्थिति। वो राइजिंग नोटिस तो वो उद्योग जो भविष्य में होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन वास्तव में ये इस प्रकार का कोयला सिंडिकेट उत्तर पूर्वांचल की इकोनॉमी, इकोलॉजी और सोसाइटी में तनाव पैदा कर रहा है, तनाव पैदा कर रहा है। और हम तो मांग करते हैं कि इसको लेकर एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 राज्यों का सवाल है, असम में है, मेघालय में है। इस जो नेक्सस है, विदाउट पॉलिटिकल प्रोटेक्शन from state and center, this would not have been possible, and therefore we demand a CBI inquiry. And this shows the menace of coal, despite rat hole mining being banned, despite rat hole mining being seized. This just shows the fact that all this was made public, and yet the state government has taken no action. That means some politically important people, PIP, politically important persons, are involved in this. And that is why they don't want to take more action. Similarly, the other problem that I said that is wrecking the societies of Northeast is drugs. It is unfortunate the amount of drugs that is coming in from Myanmar. And I'm unable to fathom why the BJP and its allies, being in power in the Northeast, Union Home Minister Amit Shah visiting Northeast so many times, they are still unable to wrest this menace of drugs. Let me read out a few lines from this note. Drug menace in the state of Meghalaya and Mizoram. In the state of Mizoram and Meghalaya, smuggling of drugs has been increasing. The rise in smuggling is due to the trouble in the state of Manipur. Let me remind you that there was, and I said this in Parliament also, a very brave policewoman who received a medal of bravery from the Manipur state government. She had to return that medal because when she apprehended a important influential person related to drug smuggling, she got a call from the Chief Minister office to let that person go. That lady officer was so disgusted that she returned the medal. Back to Mizoram, the Minister of Excise and Narcotics in Mizoram, Mr. Hamar, has himself said that there has been an increase in smuggling of narcotics into the state of Mizoram. In addition, between April 2024, January 31, 2025, 34 kgs of heroin, 34 kgs of methamphetamine, 329.7 kgs of ganja, 1.31 kgs of nitrazepam, 152 kgs of cough syrup was also seized. 458 people were booked for drug trafficking. What we are seeing is that the number of arrests is only increasing. That means that these arrests are having no deterrence effect on the supply and movement of drugs. This is something that we have raised in Parliament also. We understand
that the government reports the increasing number of arrests as a proof of its performance. But if these arrests were to act as a deterrence, the volume of drugs seized would have come down. But that's not happening. It's on Parliament record also that this continues to increase. A similar situation exists in Meghalaya, where the State Minister Paul Lyngdoh has said that the total number of addicts in Meghalaya is roughly 3 lakh, which is 10% of the population. This indicates an alarming rise in drug abuse. The most frightening aspect of this statistic is that the majority of the drug users are between the age of 15 to 29. The prevalence rate among the youth is 30%. In recent years, 42.75 kg of heroin, 13,000 kg of ganja and opium along with cash and arms have been seized in Meghalaya. So what I'm worried is that in mainstream media, the problem of drugs is mainly concerned or mainly discussed with respect to the western part of India, with respect to the drugs that are seized in a very specific port in Gujarat. But I want through this main discussion that the mainstream media should also focus on the question of drug menace in Northeast and ask what the state governments have been doing. It is perilous, the situation is dire, with neighbors which are unstable, such as Myanmar and Bangladesh. The situation in the Northeast, which are our border states, are extremely perilous. And I must say, while I use this press conference to talk about the problem of coal and drugs in the Northeast, I read somewhere that Honorable Prime Minister Modi, while referring to China, made light of the physical features of the people of China, especially with respect to the shape and size of their eyes. Let me educate the Honorable Prime Minister that when young men and women, boys and girls, come from the Northeast to different parts of India, they are often teased for that very same physical features. This kind of language only perpetuates the harassment and the language that is used to taunt and tease the people of the Northeast. By all means, the Prime Minister has the right to focus on various problems between India and China with respect to the trade deficit and the border situation. But I must ask him to be also sensitive on these matters, because these matters have caused a lot of trauma for people, young people of Northeast, who often talk to me and complain to me about how they feel when they come to Delhi, Bombay, Pune for their studies. So with that, I would like to close my opening statements and